आज का हमारा टॉपिक है मोमेंट, घूर्ण या जिसे हम आघूर्ण कहते हैं। मोमेंट के बारे में जान लीजिए। मोमेंट आपको पता है, मोमेंट का मतलब होता है घूर्ण या आघूर्ण। घूर्ण का मतलब होता है घुमाना, यानी किसी भी आप बॉडी को क्या करते हो, अगर घुमा देते हो तो यही आपका टॉपिक हो जाता है मोमेंट। तो घुमाने का याद रखिएगा। मोमेंट की जो परिभाषा एग्जामिनेशन में कभी कभी पूछ देता है कि मोमेंट के बारे में बताइए, तो मोमेंट में याद रखिएगा बल की वह टेंडेंसी, बल की वह प्रवृत्ति जो किसी वस्तु को किसी बिंदु के प्रति घुमा दे या घुमाने का प्रयास करे। यानी कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम ये कह सकते हैं, बाय द वे आपके पास कोई बॉडी है, मान लीजिए यही बॉडी वो किसी तरह से है, यहाँ पे पिनअप है, हम यहाँ पर एक फोर्स लगाते हैं F। जब ये फोर्स लगाएंगे तो अगर ये पॉइंट पिनअप होगा, जब यहाँ फोर्स लगाते हैं तो इस पेन को क्या कर रहा है, घुमा रहा है। तो या कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो घुमाने का प्रयास करता, घूमे ना बस घुमाने का प्रयास करे। यानी बल की वह प्रवृत्ति जो किसी वस्तु को किसी बिंदु के प्रति घुमा दे या घुमाने का प्रयास करे, घूर्ण कहलाता है। यानी घूर्ण के बारे में आप कह सकते हो बल की वह प्रवृत्ति, बल की वह प्रवृत्ति टेंडेंसी जिसे कहते हैं, जो किसी बिंदु के परितः घुमा दे या घुमाने का प्रयास करे, घूर्ण या आघूर्ण कहलाता है। ये याद रखिएगा, बल की वह प्रवृत्ति जो किसी वस्तु को किसी बिंदु के परितः घुमा दे या घुमाने का प्रयास करे, घूर्ण कहलाता है। मैंने बताया जैसे ये पेन है, अगर इस पेन को आप पकड़ ले रहे हो, यहाँ पर एक पिन कर दिए, अब ये जब मोमेंट लगाया जाए तो इस बिंदु के प्रति वह घुमा दे या घुमाने का प्रयास करे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोमेंट। तो यानी ऑब्जेक्टिव टाइप में आपसे क्वेश्चन में ये पूछ सकता है कि मोमेंट में वस्तु को क्या किया जाता है, तो वस्तु को यहाँ क्या घुमा दिया जाता है या घुमाने का प्रयास, दोनों कह सकते हो, दोनों किया जाएगा। यानी आपको वो घुमा भी सकता है, घुमाने का प्रयास भी कर सकता है, तो वही आपका होता है मोमेंट। तो यानी कि मोमेंट में आपने देखा जब कोई भी बॉडी थी, इस बॉडी पे इस बिंदु के प्रति जब हम यहाँ पे F बल लगा रहे थे, तो इस बिंदु के प्रति इसे क्या कर रहा था, घुमा रहा था। तो यही क्या घुमाने की प्रवृत्ति, यानी यह घुमा रहा था या घुमाने का प्रयास कर रहा था। तो इस बिंदु के प्रति हम कह सकते हैं कि ये जो वस्तु है क्या कर रही थी, घूर्ण कहलाती है। यानी घूर्ण का मतलब होता है घूमना। तो यही जो बल की वह प्रवृत्ति जो किसी वस्तु को किसी बिंदु के प्रति घुमा दे या घुमाने का प्रयास करे, आपका मोमेंट कहलाता है। अब देखो मोमेंट में आप इसका फार्मूला ये कैसे, इसका जो मान होती है, इसकी जो वैल्यू होती है, यानी मोमेंट की जो वैल्यू होती है, आप कह सकते हो मोमेंट को m से रिप्रेजेंट किया जाता है, या आपने इंटर में टाउ पढ़ा होगा, टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। एक यहाँ हम m से लेकर चल रहे हैं, m बराबर आपने पढ़ा होगा बल गुणे लंबवत दूरी। यानी मोमेंट जो है F इंटू डी के बराबर होता है। यानी कहने का मतलब ये है, जब ये बिंदु है, जब तक कभी आप बल नहीं लगाओगे तब तक ये घूमेगा नहीं। तो ये जो बल लगा रहे F और इस बल से इस निश्चित बिंदु के बीच की जो लंबवत दूरी के गुणनफल को ही हम मोमेंट के बराबर लिख सकते हैं। यानी जो मोमेंट होता है वो बल गुणे लंबवत दूरी के क्या होता है, बराबर होता है। तो यानी कि बल की आपसे एग्जामिनेशन में अगर आपसे पूछा जाता है कि घूर्ण क्या है, घूर्ण के बारे में बताइए, तो ये घूर्ण है। आप घूर्ण के लिए इस फिगर को आप मोस्टली जरूर बनाइएगा, और ये इसका क्या है, एक फार्मूला है। अब चलते हैं टाइप्स ऑफ मोमेंट के बारे में जानते हैं, घूर्ण के प्रकार। तो अगर हम घूर्ण के प्रकार मोमेंट के बारे में जाने, घूर्ण के प्रकार में, तो देयर आर 3 टाइप्स, मतलब ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो आपका होता है जिसको हम लोग बोलते हैं टर्निंग मोमेंट। अब जरा देखिए, अब ये टर्निंग मोमेंट का मतलब होता है घुमाव घूर्ण। अब जरा यहाँ ध्यान से समझिएगा। अब अगला जो टॉपिक है घुमाव घूर्ण के बारे में आपसे जानना चाह रहा, घुमाव घूर्ण। देखिए नाम से पता चल रहा घुमाव, यानी कि अगर आपका कोई भी एक पिंड हो, कोई भी वस्तु है, इस पर अगर आप बल लगा रहे हो, तो यानी कि यहाँ घुमाव नाम आ रहा। टर्न का मतलब यानी जब तक ये घूमेगा नहीं तब तक इसकी कोई परिभाषा नहीं बन पाएगी। यानी कि इस घुमाव घूर्ण में, यानी घूर्ण के प्रकार में 3 प्रकार के घूर्ण होते हैं। पहला जो आपका होता है टर्निंग मोमेंट। टर्निंग का मतलब होता
का घुमाओ घूर, यानी यहाँ पर क्या होगा, जब बल लगाओगे तो वस्तु पूरी पूरी चारों तरफ क्या होनी चाहिए, घूम जानी चाहिए। यानी आप कह सकते हो वह घूर जो किसी वस्तु को किसी बिंदु की परितः चारों ओर घुमा दे उसे घुमाओ घूर कहा जाता है। यानी यहाँ देखिए हमने यही डेफिनेशन घुमाओ घूर में ही बताई और यही डेफिनेशन मैंने घूर के बारे में बताया, पर यहाँ पर जरा देखिए घुमाओ घूर और घूर में थोड़ा सा फर्क ये है कि यहाँ पर घुमाने का प्रयास भी करता है, यानी घुमा भी दे या घुमाने का प्रयास करे, लेकिन यहाँ कोई प्रयास की बात नहीं होगी। जब तक ये घूमेगा नहीं पूरी तरीके से तब तक ये घुमाओ घूर नहीं कहलाएगा। लेकिन मोमेंट में कि बल की वह प्रवृत्ति जो किसी वस्तु को किसी निश्चित बिंदु के प्रत्यय घुमा दे या घुमाने का प्रयास करे, यही एक नया टॉपिक जो इसमें ऐड हुआ था, इसलिए इसको मोमेंट में लेके चला गया। और घूर में क्या होगा, यानी घूर के प्रकार में जब घुमाओ घूर की बात करेंगे टर्निंग मोमेंट, तो इसमें क्या होगा, इस वस्तु को वो चारों तरफ जब तक घुमाएगा नहीं तब तक घुमाओ घूर कहलाएगा नहीं, तो ये आपका क्या होगा, टर्निंग मोमेंट हो गया। अब टर्निंग मोमेंट के बाद दूसरा जो आपका आता है जिसको हम लोग बोलते हैं बेंडिंग मोमेंट। अब बेंड का मतलब होता है, आपको पता होगा, बेंड का मतलब होता है मुड़ना, यानी इस मोमेंट में बेंडिंग मोमेंट में जिसे हम लोग कहते हैं नमन घूर्ण, इस नमन घूर्ण में क्या होगा, यानी बाई द वे कोई भी आपका एक रॉड है या दीवार पर ऐसे लगी हुई है, ये दीवार मान लीजिए है, ये आपकी दीवार है और यहीं पर एक रॉड है। आप जब जाहिर सी बात है कोई फोर्स अगर आप लगा रहे हो और लगाने पे ये रॉड बेंड हो जाए तो ऐसे मोमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, ये बेंडिंग मोमेंट है। यहाँ देखिए चीजें क्या हो रही है, बेंड हो रही है, मानी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। जैसे अगर बाय द वे आपके पास यही मान लीजिए चाकू, अगर इसको हमने यहाँ पकड़ा और ऐसे किया, जरा देखिए ये बेंड हो रहा है, तो ये जो बेंड हो रहा है इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ये बेंडिंग मोमेंट आपका होगा। तो ये चीजें आप ध्यान से देखिएगा, ये फिक्स है, इस वाले पॉइंट पर हमने फिक्स किया, यहाँ पर जब फोर्स लगाए देखिए चाकू बेंड हो रही है, तो इसी मोमेंट को हम लोग बोलेंगे, यानी वह गुण जो किसी वस्तु को झुका दे उसी को हम लोग नमन घूर्ण कहते हैं। अब ये नमन घूर्ण एग्जाम्पल के तौर में आपसे पूछेगा, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए, जैसे आप लोग को पता है, तो ऑब्जेक्टिव में ये बेंडिंग मोमेंट कहाँ देखने को मिलेगा, तो बेंडिंग मोमेंट जो होता है मोस्टली जो होता है वो बीम पर आपको देखने को मिलेगा। बीम का मतलब होता है धरन। धरन क्या चीज़ होती है, धरन के बारे में आपको अभी आगे बताया जाएगा। नॉर्मली समझ लीजिए, जो आप घरों में आप देखते होगे, जब आप कभी भी घर बनाते हो, जैसे ये मान लीजिए हम एक कमरा बना रहे हैं, तो कमरे में ये जो यहाँ पर जो ये आपका बीम डाला जाता है इसी को हम लोग बीम बोलते हैं, धरन। धरन पे जाहिर सी बात है, कोई जाहिर सी बात है जब छत पड़ती है तो उस पर लोड पड़ता है, तो ये जो होगा क्या करेगा, इसी पर मोमेंट होने की चांस, मतलब उस पर बेंडिंग मोमेंट होने की चांस होती है। आप देखे होंगे कहीं कहीं पे घरों पे, जरा देखिएगा, अगर आपके क्या होते हैं छत की जो दीवार होती है पहली और दूसरी तरफ कुछ ज़्यादा दूरी पर होती है, कभी कभी ऐसा होता है दिखता कि है कि छत ऐसे बेंड हो चुका है, तो ये जो ऊपर से लोड पड़ने के कारण ऐसा होता है। लेकिन याद रखिएगा ये जो छतों में जो घरों में ये जो आपका होता है इसको हम लोग कॉलम बोलते हैं, स्तंभ बोलते हैं। ये जो होता है इस तरह से, मतलब जो क्षैतिज जो कॉलम जो बीम बनाई जाती है, क्षैतिज जो आपका जो क्षैतिज चीज़ें आपको याद रखिएगा, जो क्षैतिज होती हैं उसी क्षैतिज को हम लोग बोलते हैं बीम, और जो खड़ी होती है उसी को हम लोग बोलते हैं कॉलम। तो ये धरनों में देखने को मिलता है, आगे इसके बारे में हम डीपली समझाएंगे। तो आपने जाना टाइप्स ऑफ बेंडिंग मोमेंट, टर्निंग मोमेंट हो गया, बेंडिंग मोमेंट हो गया। उसके बाद जरा देखें, उसके बाद अगला जो टॉपिक आपका आता है, अगला टॉपिक आपका होता है ट्विस्टिंग, जिसे बोला जाता है। अब ट्विस्टिंग के बारे में जानिए, ट्विस्टिंग मोमेंट क्या होता है। ट्विस्टिंग मोमेंट का मतलब होता है ऐंठन, यानी ऐंठना, यानी कि वह गुण जो किसी वस्तु में ऐंठन उत्पन्न करे। जैसे आप देखे होंगे जब कभी कपड़ा कोई आदमी धुलता है और उसे जल्दी सुखाने के लिए पानी को निचोड़ने के लिए दोनों तरफ से पकड़कर इसे मोड़ता है, तो इसमें जो आपका उत्पन्न होता है वो आप देख सकते हो, इस तरह से लोग करते हैं और ऐसे ऐंठते हैं। तो ये जो मोमेंट आपका होता है उसी मोमेंट को हम लोग बोलते हैं ट्विस्टिंग, या इसी को हम लोग कह सकते हैं ऐंठन, या इसी को हम टॉर्सन भी बोलते हैं, इसी को ऐंठन या मरोड़ गुण बोला जाता है। यानी इसमें क्या होगा, इसमें नॉर्मल सॉफ्ट मान लीजिए यहाँ पर एक सॉफ्ट है, इस सॉफ्ट पर आप क्या कर रहे हो, इधर से भी आप एक बल लगा रहे हो, इधर से भी एक बल लगा रहे हो, तो जब दोनों तरफ से आप बल लगाओगे तो ये मोड़ेगा, तो इसमें मरोड़ उत्पन्न होगा, ऐंठन उत्पन्न होगा, तो इसीलिए ऐसे मोमेंट को हम लोग बोलते हैं आपका ऐंठन या मरोड़ गुण। तो गुण यही 3 टॉपिक है, आपसे इसके बारे में पूछ सकता है।
अब देखिए अगला जो टॉपिक आपका आता है इनके बारे में, जब ये मोमेंट टॉपिक ख़त्म हो जाता है तो हम मोमेंट की बात, अगला जो टॉपिक है वो आपसे पूछता है कि घूर्ण का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोमेंट, यानी यहाँ पर आपसे कहता है कि जरा ज्योमेट्रिकल में जरा मोमेंट के बारे में थोड़ा आप समझाइए ज्योमेट्रिकल मेथड से। तो ज्योमेट्रिकल मेथड से समझने का यही केवल आपका मतलब है, जैसे बाई द वे आपके पास एक ट्रायंगल हो। अब यहाँ पर जरा देखिएगा ध्यान से, एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल पर क्या करते हैं, यही मान लीजिए आपका O है, ये आपका A है और ये आपका क्या है B है, ये OAB एक आपका त्रिभुज है। अब आपको पता है M बराबर जो होता है F इंटू डी, यानी बल गुणे क्या होता है लंबवत दूरी। तो अगर इस मोमेंट की इस AB भुजा पे, जरा देखिए इस त्रिभुज में अगर इस AB भुजा पर अगर एक हम बल लगा दें और इस बल F को लगा दें, तो इस त्रिभुज के लिए अगर हम निकालें तो इस जब यहाँ पर बल लगाओगे, इसको हम फिक्स पॉइंट मान लेते हैं, निश्चित बिंदु मान लेते हैं। अब इस जब बल लगाओगे तो ट्रायंगल ऐसे घूमने की कोशिश करेगा, यानी ट्रायंगल ऐसे 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 घूमेगा। तो ये जो ट्रायंगल आपका घूम रहा है, ये ट्रायंगल ऐसे घूमेगा, तो आपका जो मोमेंट का फार्मूला होता है F इंटू डी, यानी मोमेंट जो आप एट पॉइंट जीरो पे जो लेना चाह रहे हो, जीरो बिंदु को निश्चित करके अब इसे घुमाना चाह रहे हो, तो बल तो आप F जो है वो आपका कौन सी बल और D, अब D का क्या मतलब है, अब D का मतलब लंबवत परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। तो ये जो डिस्टेंस होगी ये आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, तो हम इसी को मान लेते हैं OM, यानी इसकी जगह हम लिख सकते हैं क्या OM, यानी M का जो मोमेंट होगा जीरो पे वो बल गुणे लंबवत दूरी होगा। तो यानी बल गुणे लंबवत दूरी के लिए मैंने क्या किया, बल लिया और लंबवत दूरी OM लिया। अब जरा देखिए आपका जो बल लग रहा है वो कौन सी भुजा पे लग रहा है, आप देख रहे हो वो भुजा AB पे लग रहा है, तो AB गुणे आपका क्या हो गया OM। तो अब आपको पता होगा AB गुणे OM, अगर हम इस ट्रायंगल की एरिया की बात करें, अगर ट्रायंगल का क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो आपको पता होगा ट्रायंगल का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे होता है ऊंचाई। तो 1/2 आधार, यानी त्रिभुज OAB की हम बात कर रहे हैं, त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल आधार। अब इसके लिए जो आधार है आपका क्या है AB है, अब इसके लिए जो ऊंचाई है वो उसकी ऊंचाई क्या है OM है। तो यानी कि आपका जो AB और OM, देखिए यहाँ पे AB OM आ रहा है, यहाँ भी AB OM मिल रहा है इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए। बस अगर यहाँ 1/2 हो जाता तो यहाँ डायरेक्ट हम त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल लिख सकते थे। तो अब हम करेंगे क्या, इसके लिए हमको करना क्या होगा, हम बोथ साइड में यानी दोनों पक्षों में 1/2 से इसमें गुणा कर देते हैं M0 मोमेंट एट पॉइंट O के लिए, और 1/2 गुणे हम इधर कर देते हैं आपका AB गुणे आपका OM। अब देखिए इतने की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल, यानी जो 1/2 गुणे मोमेंट जो जीरो पे हम ले रहे हैं इसकी जगह हम लिख सकते हैं त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। तो अब जरा देखिए OAB का क्षेत्रफल हो गया, तो अब जब M निकालोगे, मोमेंट निकालोगे, M बराबर जो होगा 2 इधर चला जाएगा, यानी 2 गुणे त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। तो इस तरह आप देख रहे हो कि यानी कि डायरेक्ट आप कह सकते हो कि अगर कोई ट्रायंगल दिया हो और इस ट्रायंगल का आपको क्षेत्रफल पता हो, हम कहें बताइए अगर इतना ट्रायंगल का ये एरिया क्षेत्रफल जो इतना है तो इसके लिए मोमेंट का मान कितना होगा, इसको घुमाने के लिए आपका मोमेंट कितना होगा। तो मोमेंट आप क्या कर सकते हो, इसके क्षेत्रफल को अगर दोगुना कर दोगे तो उसके मोमेंट के क्या होगा बराबर हो जाएगा। तो ये था घूर्ण का ज्यामितीय निरूपण, ये डायरेक्ट आपको देखो दिमाग में रख लीजिएगा। तो अगर कभी प्रूफ करने के लिए तो आपको अगर देता है तो यही इसका प्रोसेस है, इसी तरह से आप इसे प्रूफ करके देख सकते हैं। हम कह सकते हैं किसी बिंदु पर जो घूर्ण होता है उस बल तथा उस बिंदु से बने त्रिभुज के क्षेत्रफल के दोगुने के बराबर होता है। आप देख रहे हो कि किसी भी आपका जो मोमेंट जो होगा त्रिभुज का वो उसके दोगुने उसके क्षेत्रफल के दोगुने के क्या है बराबर है। तो ये था ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मोमेंट, यानी ज्यामितीय निरूपण आपका हो गया। इसके बाद अगला जो टॉपिक आपका आता है इसके बारे में हम चलते हैं। जो टॉपिक आपका आता है जिसको हम लोग बोलते हैं, देखिए आपके सिलेबस में वेरिग्नॉन का प्रमेय के बारे में जानिएगा। वेरिग्नॉन के प्रमेय आपसे एग्जाम में और क्वेश्चन में पूछ देता है। अगला जो टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं
वेरिग्नॉन का प्रमेय। अब देखिए वेरिग्नॉन के प्रमेय से आप क्या कह सकते हो, वेरिग्नॉन का प्रमेय क्या होता है, जब दो समतली बलों का किसी बिंदु के प्रत्यय घूर्णों का बीजगणितीय योग उनके परिणामी के उसी बिंदु के प्रत्यय घूर्ण के बराबर होता है। यानी वेरिग्नॉन प्रमेय आप ये जान लीजिए कि आपसे कह रहा है दो समतली बलों का किसी भी बिंदु के प्रत्यय घूर्णों का बीजगणितीय योग उनके परिणामी के उसी बिंदु के परितः घूर्ण के बराबर होता है। ये आपका वेरिग्नॉन थ्योरम है। जरा वेरिग्नॉन थ्योरम को ध्यान से देखिएगा। कह रहा दो समतली बलों का किसी भी बिंदु के प्रत्यय घूर्णों का बीजगणितीय योग उनके परिणामी के उसी बिंदु के प्रत्यय घूर्णों के बराबर होता है। देखिए समतली बलों के बारे में हमने आपको समझा दिया था। समतली बलों के बारे में आपको मैंने शुरुआत में बताया था। समतली बल मतलब वह बल जो किसी एक समतल पर लगाए जा रहे हों। तो देखिए वेरिग्नॉन थ्योरम जो होता है ये इस तरह के, तो ये आपके डिफिनेशन ये इसकी थ्योरम है। लेकिन वेरिग्नॉन पर मैं आपको जब देगा तो नंबर 1 टॉपिक आपसे ये कहेगा कि वेरिग्नॉन थ्योरम को जरा प्रूव करिए व्हेन जब दो बल लाइक पैरेलल फोर्सेस मतलब समदिश समांतर हो। देखिए इस टॉपिक को समझिएगा। अब देखिए पहला टॉपिक कह रहा है जब दो बल समदिश समांतर हों, यानी कि कह रहा समतली बलों को किसी बिंदु के प्रत्यय घूर्णों का बीजगणितीय योग उनके परिणामी के उसी बिंदु के प्रत्यय घूर्ण के बराबर होता है। कहने का मतलब ये है, जरा इस प्रमेय को केवल मैं समझाता हूँ आपको अलग से, जरा प्रमेय को केवल आप समझिए। अभी हम बात कर रहे हैं जैसे कह रहा है कि दो समतली बल, मान लीजिए आपके पास कोई बल हो, एक बल आपका P हो, दूसरा बल आपका Q है। ये मान लीजिए एक बल P और इसका बल Q है। तो ये मैंने आपको पिछले लेसन में आपको बताया था, जब P और Q बल एक दो सदृश समांतर एक ही दिशा में काम कर रहे हो तो इनका परिणामी R जो होगा इन दोनों बलों के योग के क्या होगा बराबर, यानी R बराबर P प्लस क्या होगा Q। तो ये देखिए ये आपका प्रमेय क्या कह रहा है, कह रहा है कि इसी लाइन के आप कहीं भी एक बिंदु O मान लीजिए, ये मान लिया, कह रहा इस O पॉइंट पर इस P का मोमेंट लीजिए, यानी इस P का मोमेंट लीजिए, यानी MP जितना आपका, यानी मोमेंट जो P का जो मोमेंट आया इसको लीजिए। फिर अगला जो पॉइंट है ये Q, इस Q का भी इसी पॉइंट पर मोमेंट लीजिए, माने MQ का भी मोमेंट लीजिए। अब कह रहा देखिए किसी भी बिंदु के प्रत्यय घूर्णों का बीजगणितीय योग, मतलब अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, मतलब M जो आपका M का जो मोमेंट आया है P पर और इस MQ आपका जो आया Q का जो मोमेंट PM आया है, इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो जो परिणामी जो R है इसका जो मोमेंट आप जब इस बिंदु O पर लोगे तो इस R का जो मोमेंट होगा वो आपस में क्या होगा, इन दोनों के जोड़ के बराबर होगा। यही आपका वेरिग्नॉन थ्योरम कहता है। यानी आपका कोई भी आपका बल लगा हो, चाहे वो देखिए पहला टॉपिक इस तरह से समदिश समांतर बल हो, या दूसरा आपका देखिए जो टॉपिक आपसे कह रहा है, दूसरा टॉपिक आपका यह है कि जब अनलाइक भी हो, मतलब कि जब अलग अलग हो आपका, यानी कि ये तो पहला था, अब दूसरा देखिए जब दो बल आपके क्या हो असमदिश हो, तब भी मतलब असमदिश हो या समदिश हो, मतलब आपका अगला भी जो आपका हो वो असमदिश समांतर हो। कहने का मतलब यानी कि आपको बताया गया था अगर एक बल P हो दूसरा बल Q विपरीत डायरेक्शन में अगर काम कर रहे हो तो आपको पता है P और Q, अब इसका जो परिणामी R होगा तो इसका जो परिणामी जो R होता है, अगर इस क्वेश्चन में हमने शुरुआत में बताया था अगर P इज ग्रेटर देन क्या हो Q, तो आपको याद होना चाहिए जब P आपका अगर बड़ा है तो परिणामी बल भी बड़े बल की ओर और उसी की दिशा की तरफ होता है, यानी R बराबर उसमें P माइनस क्या होता है Q। इसमें देखिए P प्लस Q और उसी दिशा में दोनों की दिशा में होता है, लेकिन इस
इसमें क्या होता है, असमदिश में मैंने बताया था, उसे पिछला लेक्चर देख लीजिएगा, उसमें अलग होता है, उसमें परिणामी बल आपका जो होता है बड़े बल की ओर होता है और उसी की दिशा में पाया जाता है। तो पी इधर है तो आपका आर भी इधर होगा। तो यानी अब जो है आप मान लीजिए इधर कोई पॉइंट ओ मान ले रहे हो, तो आप कह रहा दो समतली बलों का किसी भी बिंदु के प्रत्यय घूर्ण, यानी जब फिर आप पी का क्या निकालो, इस ओ पर मोमेंट निकालो, यानी जो आप ये ओ मान रहे हो यानी इस पी का भी इस ओ पर क्या निकालिए, मोमेंट निकालिए, यानी एम पी जितना आया, फिर क्या करिए एम क्यू का भी जितना मोमेंट आया, मतलब इसको फिर इस पर मोमेंट लीजिए, यानी एम क्यू का जो मोमेंट आया। अब आप फिर क्या करिए, इस परिणामी का भी क्या करिए, जो रिजल्टेंट वाला है इसका भी ओ पर मोमेंट निकालिए, यानी मोमेंट आर का जो निकालेंगे तो जो जितना आएगा, फिर कह रहा है इन दोनों बलों के घूर्णों का योग परिणामी के उसी बिंदु के घूर्ण के क्या होता है बराबर, यानी जब आप P और MQ को फिर आप जोड़ेंगे तो MR के क्या होगा बराबर। ये वेरिग्नॉन थ्योरम है। वेरिग्नॉन थ्योरम में यही है कि जब दो बल आपके परिणामी बलों को जब आप मोमेंट लोगे और बाकी दो बलों का भी उसी बिंदु पर जब मोमेंट लोगे, बाकी दोनों बलों को जोड़िए तो इस मोमेंट वाले इस रिजल्टेंट वाले के क्या होगा बराबर होगा। वही चीज़ फिर उसमें आपसे कह दिया है आपका जब आपका P का जब O पर मोमेंट लेंगे, फिर Q का जब O पर मोमेंट लेंगे, दोनों को जब जोड़ेंगे तो ये जो R वाला जो मोमेंट लेंगे वो R वाले मोमेंट के घूर्ण के क्या होगा बराबर होगा। ऐसा आप इस संगामी बल की भी के कंडीशन में आता है। यानी आपका अगला जो टॉपिक है, मान लीजिए तीसरा, आप किसी में मान लीजिए अभी तो आप समझिश देखें, मान लीजिए आपका पी बल यहाँ काम कर रहा है, क्यू बल आपका इधर काम कर रहा है, अब पी इसका परिणामी क्या होगा आर। अब यहीं पर इसके लिए भी वही कंडीशन आपकी फॉलो करती है, इसके लिए भी जब आप एम पी का जब मोमेंट लेकर फिर एम क्यू का भी मोमेंट लो के दोनों को जोड़ेंगे तो जो आर का जो मोमेंट होगा उसके क्या होगा वो बराबर होगा। यानी इस कंडीशन में भी ये चीज़ें आपकी क्या करती हैं फॉलो करती हैं। यानी आप क्या करते हो, मान लीजिए हम यहाँ पर कहीं पर भी एक पॉइंट एफ मान लेते हैं या कोई भी ओ पॉइंट मान लेते हैं, यहीं पर ओ मान लेते हैं, लंबवत ले लेते हैं तो पी के लिए ये लंबवत हो जाएगा। तो यानी कि आप कहीं भी मान सकते हैं, मैंने वहाँ माना। अब जब इस बिंदु पर इसके पी के लिए जब मोमेंट लोगे, क्यू का भी मोमेंट लोगे, आर का भी मोमेंट लोगे, तो इन सब का जब मोमेंट लोगे पी और दो बलों को, पी और क्यू वाले बलों को जब जोड़ोगे तो इस आर वाले आपको जब आप जो जोड़ोगे वो आर वाले मोमेंट के क्या होगा बराबर होगा। तो यही वेरिग्नॉन थ्योरम है और वेरिग्नॉन थ्योरम में यही तीनों का प्रूफ जो एग्जामिनेशन में आते थे, लेकिन प्रूफ तो इस बार आपके एग्जामिनेशन में नहीं आएंगे जिस तरह से ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं। तो अब देखो इसके बाद आपका जो टॉपिक है, इतना जानने के बाद अगला जो टॉपिक आपका था, प्रूफ आपको मैं बता दूंगा, पहले आप जानिए थ्योरम, आप इसके प्रिंसिपल को जानिए, सिद्धांत, घूर्ण का सिद्धांत, मोमेंट ऑफ आपका जो होता है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट जानिए, घूर्ण का सिद्धांत। घूर्ण का सिद्धांत क्या करता है कि सभी बलों के बीजगणितीय योग, यानी कि याद रखिए अगर शून्य हो, यानी छोड़ दीजिए, यदि किसी वस्तु पर एक साथ कई बल कार्य कर रहे हैं, यदि किसी वस्तु पर एक साथ कई बल कार्य कर रहे हैं और सभी बलों के घूर्णों का बीजगणितीय योग शून्य हो तो ये घूमने के संदर्भ में संतुलन की अवस्था में होगा। यानी अभी आपको ये समझ में नहीं आएगा, इसके टॉपिक में आपको बता दूंगा। यदि किसी वस्तु का एक साथ कई बल कार्य कर रहे हैं, यानी आपके पास कोई भी वस्तु हो, अगर इस पर एक साथ कई बल काम कर रहे हैं, पी काम करे, क्यू काम करे, आर काम करे, तो आप जो इन पी क्यू आर वो अलग किसी भी दिशा में, कोई जरूर नहीं कि आपका ये नीचे की तरफ हो तो ये भी नीचे की तरफ हो, ये ऊपर के कहीं भी हो सकता है। तो आप क्या करोगे, इन सभी बलों का जब घूर्ण निकालोगे और उनको अगर जोड़ते हो तो अगर वो संतुलन की अवस्था में होगा तो इनके बीजगणितीय योग क्या होंगे शून्य होंगे। यानी जब सभी को सिग्मा एम निकालोगे तो सिग्मा एम कितना आना चाहिए, यानी इस पी का, इस क्यू का, इस आर का, इन सब का जब मोमेंट अगर सिग्मा एम बराबर सबको जोड़ने पर 0 अगर आ गया तो ये मान के चलिए कि आपका क्या है साम्य अवस्था में आपकी वस्तु है। या आपको अभी आपने पिछला सवाल लगाया था तो ये भी जान लीजिए कि अगर आपके मान लीजिए कोई मोमेंट काम कर रहा है, अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मोमेंट और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मोमेंट दोनों आपस में बराबर हो जाए तो भी आप कह सकते हो कि ये संतुलन की अवस्था में होगा। तो इन सब के बारे में आगे आपको डीपली बताया जाएगा। आज के लिए